हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पुष्पीय पादपों की आकार की। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ, एक वाक्य में उत्तर। तो इन सभी के आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसको चेकआउट करना है और लास्ट में जाना है। तो आपको क्या मिलेगा, इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर हम हमारे जिनके आंसर देखने हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसका फर्स्ट है जड़ के 2 कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जड़ों के 2 महत्वपूर्ण कार्य। पहला है जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करना तथा भोज्य पदार्थों का संचय करना। ये क्या करेगी, जो जड़ है वो क्या करेगी, जल का और जो खनिज पदार्थ हैं उन दोनों को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। और फिर क्या करेगी, जो पौधा है या पेड़ है उसके विभिन्न भागों तक भोजन का संचय करेगी, यानी भोजन को पहुंचाएगी। फिर हमारा सेकेंड है पादप हार्मोन का संश्लेषण करना तथा पौधों को सहारा प्रदान करना। ये क्या करेगी, जो पादप में हार्मोन्स है उनका संश्लेषण करेगी। और कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं कि जो पौधों के क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं श्वसन मूल को उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्वसन मूल। तो श्वसन मूल की परिभाषा देख लेते हैं। बाहरी परिवेश में उपस्थित वायु इन छिद्रों द्वारा जड़ों में प्रविष्ट होती हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है। ये श्वसन मूल गैसों के विनिमय में भी सहायक है, इसलिए इनको श्वसन मूल तथा सांस लेने वाली जड़ें भी कहते हैं। उदाहरण के लिए राइजोफोरा, मान लीजिए कोई पौधा है राइजोफोरा, ओके। तो उसमें क्या है कि उसकी जड़ों में छिद्र लगे हुए हैं। उससे क्या होता है कि जो बाहर में वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे ग्रहण किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी उस पौधे में दूर हो जाती है। और ये क्या करती है, जो श्वसन मूल होती है, यानी कि मूल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो श्वसन के लिए कार्य करते हैं। तो उससे गैसों का क्या होता है, विनिमय होता रहता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, श्वसन मूल, अर्थात सांस लेने वाली जड़ें, ओके। और इसका उदाहरण है राइजोफोरा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड है हमारा, अगला है पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्ण विन्यास तने शाखाओं पर पत्तियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया पर्ण विन्यास यानी कि फेलोटैक्सी कहलाती हैं। इससे पत्तियों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो तना है और शाखा है और पत्तियाँ है वो क्या होती है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। तो इसे हम पर्ण विन्यास बोलते हैं। और इससे जो पत्तियाँ होती है उससे जो पौधा है उसे सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। यह 3 प्रकार का होता है, एकांतर, अभिमुखी और चक्रीय। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है, आपको यहाँ पर आंसर शो हो रहा होगा, पुष्प के मुख्य भागों के नाम। पहला है ब्राहादल, जिसे हम कैलेक्सिस बोलते हैं। सेकेंड है दल यानी कि पंखुड़ी। थर्ड है पुंकेसर और फोर्थ है स्त्रीकेसर। इन चारों को मिलाकर ही पुष्प बनता है, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजांडन्यास को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर है बीजांडन्यास, अंडाशय के अंदर बीजांडों पर बीजांडासन पर एक निश्चित क्रम में लगने की व्यवस्था बीजांडन्यास कहलाती है। यानी कि जो अंडाशय होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो उन्हीं का जो आसन होता है, बीज जिसके ऊपर रहता है, उसी के निश्चित क्रम को हम क्या बोलते हैं, बीजांडन्यास, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा, पुष्प सूत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है दोस्तों हमारा, आंसर है पुष्प सूत्र का अर्थ, पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या तथा स्थिति को विशेष चिन्हों की सहायता से एक सूत्र के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इसे ही पुष्प सूत्र कहते हैं। यानी कि पुष्प के जितने भी अंग है, जैसे स्त्रीकेसर, पुंकेसर, फिर पुष्प के जो लक्षण हैं, फिर वो कैसा है, उभयलिंगी है, इन सभी को हम विशेष चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं और उसी को हम पुष्प सूत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा,
इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुष्प क्रम की परिभाषा, पुष्पाक्ष या पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लघुत्तरी प्रश्न, जिसका फर्स्ट है जालिकावत व समांतर सिरा विन्यास में अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जालिकावत व समांतर सिरा विन्यास में अंतर। समांतर सिरा विन्यास में एक ही मध्य सिरा होती है, जिसके पार्श्व से शाखाएं लंबवत निकलकर एक दूसरे के समांतर होती हुई पत्रदल पर फैल जाती हैं, जबकि जालिकावत सिरा विन्यास में मध्य सिरा से अनेक शाखाएं निकलकर पत्रदल में जाल रूप फैल जाती हैं। फिर हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है समांतर सिरा विन्यास का सभी एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां। फिर सेकेंड है जालिकावत सिरा विन्यास, सभी द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल पत्ती एवं संयुक्त पत्ती में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरल व संयुक्त पत्ती में अंतर। तो इसके हमें बिंदु दिए गए हैं। फलक, तो इसका है इसका पर्णफलक विभाजित नहीं होता है और पर्णवृंत पर लगा होता है। पर्णफलक विभाजित होकर अनेक पत्रक बनाता है। फिर इसमें सेकेंड है कलिका, इसके कक्षक में एक कलक्ष कलिका होती है। पर्णकों के कक्ष में कोई कलिका नहीं होती है, जबकि पिच्छाक्ष के कक्ष में कलिका उपस्थित होती है। फिर है हमारा अनुपर्ण, पत्ती के आधार पर अनुपर्ण लगे होते हैं। फिर है पिच्छाक्ष के आधार पर अनुपर्ण लगे हैं। फिर हमारा क्रम है, तो सरल पत्तियां शाखा पर अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं। इधर देखें तो पत्रकों के सजाने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा ससीमाक्ष व असीमाक्ष पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीमाक्ष एवं असीमाक्ष पुष्पक्रम में अंतर। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इनमें मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है। ससीमाक्ष पुष्पक्रम में देखें तो इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित होती है। फिर सेकेंड है, इस पुष्पक्रम में अग्रस्थ कलिका पुष्प में नहीं बदलती, मुख्य अक्ष की अग्रस्थ कलिका पुष्प का निर्माण कर देती है। फिर आगे देखें तो पुष्प सहपत्रों के कक्ष से उत्पन्न होता है, सहपत्र अनुपस्थित होते हैं। पुष्पाक्ष पर पुष्प अभिसारी क्रम में निकलते हैं, यहाँ पुष्प तलाभिसारी क्रम में निकलते हैं। फिर हम फिफ्थ देखें तो पुष्पों के विकास का क्रम केंद्राभिसारी होता है, इनमें पुष्पों के विकास का क्रम परिधिभिसारी होता है। तो इनमें से आपको 3 आंसर जो भी अच्छे लगे उन्हें अवश्य आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्प में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो गाइस, आपको आंसर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्प में अंतर। फर्स्ट है एक लिंगी, वे पुष्प जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं या जीव कहते हैं। ओके, फिर इसका सेकेंड पॉइंट है, इनमें केवल एक ही जनन अंग कार्य करता है। फिर इसका उदाहरण है पपीता और तरबूज। फिर हमारा नेक्स्ट उभयलिंगी देखें तो जिनमें नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। इनमें नर और मादा दोनों प्रकार के फूल लगते हैं। इसके उदाहरण हैं गुलाब और लिली। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारुपीक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका चित्र हम देख लेते हैं। चित्र है हमारा पारुपीक पुष्प का नामांकित चित्र। तो इसका चित्र आप देख लीजिए। चित्र कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आपको एक अंडाशय दिखा होगा, इनके सब आपको इंग्लिश में नेम प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर वर्तिकाग्र है, यहाँ पर ये तंतु है, ये इधर साइड का ये पुंकेसर है, तो ये यहाँ पर जायांग है, यहाँ पर ये अंडाशय है। ओके, तो इस पुष्प को आपको अच्छे से समझ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है सोलेनेसी कुल के 3 प्रमुख लक्षणों को लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा सोलेनेसी कुल के 3 मुख्य लक्षण। इसका फर्स्ट है, यह सबसे बड़ा कुल है, इसे आलू कुल भी कहा जाता है। यानी कि जितने भी कुल है उन सब में सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सोलेनेसी। और इसे किस नाम से जाना जाता है?
आलू कुल के नाम से। ओके, फिर सेकेंड है इस कुल के पौधे उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोपोष्ण में फैले रहते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है इसी का, इस कुल के अधिकांश पौधों में उपयोग इस कुल के जो भी पौधे हैं उनका उपयोग भोजन, मसाले, औषधि तथा सजावटी पौधों आदि के स्रोत हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो